आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्तों मेरे आज के हमारे नए वीडियो में। दोस्तों मेरे ये चैप्टर नंबर 1 की पहली क्लास है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सतत आवेश वितरण। हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों मेरे सतत आवेश वितरण, और ये क्लास पूरी तरीके से कंटेंट से भरा हुआ है। इसमें मैं डेरिवेशन के साथ साथ सभी परिभाषाओं को एकदम आसानी तरीके से याद करवा दूंगा, और इस क्लास की जो पीडीएफ होगी और जो इस क्लास की जो पीडीएफ होगी मेरे हाथ से लिखी गई नोट्स होंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर एकदम। तो चलिए दोस्तों मेरे अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन कमेंट में एक थम्स अप भेज देना भैया कि हम लोग एकदम अच्छे हैं। आप क्लास को स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मैं आपको सबसे पहले सिखाऊंगा कि परिभाषाओं को कैसे याद किया जाता है। ठीक है, यदि मैं आपसे पूछ दूं दोस्त मेरे कि दाब का सूत्र क्या होता है, तो बोलेंगे भैया दाब बराबर होता है बल बटा के क्षेत्रफल। दाब बराबर होता है बल बटा के क्षेत्रफल। ठीक है, बोलेंगे भैया एकांक क्षेत्रफल में, नीचे आ गया मतलब ये हो गया एकांक। एकांक क्षेत्रफल में लगने वाले बल को दाब कहते हैं। परिभाषा याद हो जाएगी। इसको हम कहेंगे एकांक क्षेत्रफल में लगने वाले बल को दाब कहते हैं। क्लियर एकदम। यदि मैं आपसे पूछ दूं कि घनत्व तो बराबर क्या होगा, तो घनत्व का फॉर्मूला होता है भैया द्रव्यमान बटा के आयतन। द्रव्यमान बटा के आयतन बराबर होता है घनत्व। तो इसका यदि मैं पूछूं कि परिभाषा क्या होगी, तो एकांक आयतन में क्या कहेंगे दोस्तों मेरे, एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। या इसका एक और परिभाषा बोल सकते हैं दोस्तों मेरे, बल और क्षेत्रफल के अनुपात को दाब कहते हैं, द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं। ठीक है, क्लियर एकदम। घनत्व कहते हैं, घनत्व कहते हैं। आप जिस तरीके से किसी का भी परिभाषा बना दीजिए उसी तरह से किसी का भी परिभाषा बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कह सकते हैं कि एकांक क्षेत्रफल में लगने वाले बल को दाब कहते हैं, और एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। उसी तरह दोस्त मेरे, यदि आपको सतत आवेश वितरण यदि आपको समझना है, एकदम इसको मन से समझना है, तो आपको सबसे पहले जानना होगा आवेश घनत्व के बारे में। ठीक है, सतत आवेश वितरण को जानने से पहले आपको जानना होगा आवेश घनत्व के बारे में। ठीक है, क्लियर एकदम। तो बोलोगे हाँ भैया। अच्छा, मैं आपसे पूछ दूं कि दोस्तों मेरे आवेश घनत्व कितने प्रकार के होते हैं, तो भैया सब लोग बोल देना आवेश घनत्व 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भैया? 3 प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। ठीक, क्लियर एकदम दोस्तों मेरे। दूसरा हमारा है पृष्ठीय आवेश घनत्व या क्षेत्रीय आवेश घनत्व, दोनों एक ही कहते हैं, क्षेत्रीय आवेश घनत्व। ठीक है, और तीसरा है दोस्त मेरे आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, टोटल कितने आवेश घनत्व है? 3 प्रकार के हैं, रेखीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। क्लियर एकदम। भैया बोलेंगे रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इस मान को हम लोग कहते हैं लैम्डा। क्या कहते हैं? लैम्डा। क्षेत्रीय आवेश घनत्व को हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इस मान को हम लोग कहते हैं सिग्मा। ठीक है, क्लियर एकदम। आयतन आवेश घनत्व को हम लोग रो से प्रदर्शित करते हैं। इस मान को हम लोग कहीं भी लिखा रहेगा तो बोल देना भैया ये रो में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आवेश घनत्व 3 प्रकार के, रेखीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, लैम्डा बराबर होता है Q/L। एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्लियर एकदम। जैसे यहाँ पे हमने परिभाषा याद किया था, एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। उसी तरह एकांक लंबाई में लगने वाले आवेश को या उपस्थित आवेश को हम लोग रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं? यहाँ पे एकदम क्लियर दिख रहा है। ठीक है, और सिग्मा बराबर होता है आवेश बटा के क्षेत्रफल, और रो बराबर होता है आवेश बटा के आयतन। ठीक है, आयतन है तो बटा में आयतन, क्षेत्रफल है तो बटा में क्षेत्रफल एरिया, और लंबाई है तो बटा के लंबाई। अब इसकी परिभाषा क्या होगी कि एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं।
एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। क्लियर एकदम। इसका नोट्स में दोस्त मेरे, यदि आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहाँ पे नोट्स पे क्लिक करेंगे तो ये सब कुछ लिखा हुआ परिभाषा सहित है, बस आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर नोट्स पे क्लिक करना, ठीक है। मैं उतना तक दोस्त मेरे आपको हेल्प कर रहा हूँ कि आप नोट्स में अच्छे अच्छे नोट्स बना के लिखिए और खूब मेहनत से पढ़िए कि आपका एग्जाम सही जाए। इसके बाद मैं इसका डेरिवेशन भी बताऊँगा, लेकिन पहले मूल कंसेप्ट जो है वो आपको आवेश घनत्व के बारे में समझ में आना चाहिए, फिर आप आवेश के वितरण को समझ पाएंगे। एकदम आसान हो जाएगा आवेश का वितरण। क्लियर एकदम, ठीक। ध्यान से देखना। अगर मैं पूछूं कि रेखीय आवेश घनत्व का लैम्ब्डा का मात्रक क्या होगा, लैम्ब्डा का मात्रक क्या होगा, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, ठीक है। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, या इसको कहेंगे कूलाम मीटर इनवर्स। मीटर ऊपर चल जाएगा तो कूलाम मीटर इनवर्स हो जाएगा। अगर मैं पूछूं कि सिग्मा यानी क्षेत्रीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या होगा, क्षेत्रीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या होगा, तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्लियर। और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो कूलाम मीटर के पावर -2 हो जाएगा। बोलोगे हाँ भैया, इतना तो हमको समझ में आ रहा है। अच्छा, मैं पूछूं रो का मात्रक यानी आयतन आवेश घनत्व का मात्रक क्या होगा, तो सब लोग बोल देना भैया आवेश का मात्रक होता है कूलाम, ठीक है। आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। मीटर क्यूब ऊपर चला जाएगा तो कूलाम मीटर क्यूब -3 हो जाएगा। मात्रक हो गया। रेखीय आवेश घनत्व की बीमा, लैम्ब्डा का बीमा, बीमा, बीमा यानी रेखीय आवेश घनत्व का बीमा, तो कूलाम, कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का मात्रक। आवेश का बीमा होता है AT, हमेशा याद रखना दोस्तों मेरे, आवेश का बीमा होता है AT। लंबाई, मीटर एक लंबाई है इसलिए मीटर को L में लिख देते हैं, यही हमारा हो जाएगा बीमा, ATL-1। हमेशा याद रखना दोस्त मेरे, बीमा बहुत इंजीनियरिंग वाला चीज़ नहीं है। यदि kg है तो इसको M में लिख दो, और मीटर है तो इसको L में लिख दो, और सेकेंड है तो इसको T में लिख दो, हो गई बीमा तैयार, हो गई हमारी बीमा तैयार। यही तो है बस बीमा। तो मीटर है तो हमने इसको किस में लिख दिया, L में लिख दिया, ये हमारी हो गई रेखीय आवेश घनत्व की बीमा, ठीक है। अगर मैं कहूं कि पृष्ठीय आवेश घनत्व की बीमा क्या होगी, ठीक है, तो आवेश, कूलाम किसका मात्रक है, आवेश, आवेश का बीमा होगा AT। M के जगह हम क्या लिख देंगे, L लिख देंगे, और L के पावर -2 हो जाएगा। ये भैया हो गया हमारा क्षेत्रीय आवेश घनत्व का बीमा। बोलोगे हाँ भैया। अगर मैं पूछूं कि इस आयतन आवेश घनत्व रो की बीमा क्या होगी, रो की बीमा क्या होगी, तो कूलाम का बीमा हो गया AT, और मीटर क्यूब का बीमा हो गया L के पावर -3। एकदम बेसिक कंसेप्ट है दोस्त मेरे, रेखीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। अगर ये घनत्व आप समझ गए हैं तो इसके बाद हम पढ़ेंगे रेखीय आवेश वितरण और उसका डेरिवेशन, क्षेत्रीय आवेश घनत्व उसका डेरिवेशन, और आयतन आवेश घनत्व इसका डेरिवेशन। टोटल 3 डेरिवेशन है दोस्तों मेरे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ करिए चाहे मत करिए एग्जाम से पहले, लेकिन ये एकदम याद करके जाइए, एकदम दोस्त मेरे खूब मन से इसको पढ़िए, तभी आपको ये वितरण वाला कंसेप्ट आपको क्लियर होगा, ठीक है। और ये एक बार नहीं दोस्त मेरे, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसको पढ़ने से पहले आपको आवेश घनत्व आना सबसे जरूरी होता है। और दोस्त मेरी याद रखना, आवेश घनत्व हम आपको सिखाएं कि पहले परिभाषा कैसे बनाई जाती है। एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित लगने वाले बल को दाब कहते हैं, एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। आवेश घनत्व टोटल 3 प्रकार के होते हैं, रेखीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व को लैम्ब्डा से, क्षेत्रीय आवेश घनत्व को सिग्मा से, आयतन आवेश घनत्व को रो से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर एकदम। एकांक लंबाई में लगने वाले आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, एकांक क्षेत्रफल में लगने वाले आवेश को क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं, एकांक आयतन में लगने वाले आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है। इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर होता है, इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है, इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर क्यूब होता है। और तीनों की हमने क्या निकाल दी दोस्तों मेरे, बीमा निकाल दी। पहले काम करिए दोस्तों मेरे, इसको नोट करिए। इसके बाद हम पहला चीज पढ़ेंगे सतत आवेश वितरण में, पहला चीज हम पढ़ेंगे रेखीय आवेश वितरण। क्लियर एकदम दोस्तों मेरे, पहले नंबर पे इसको नोट करिए, फिर मैं आपको तीनों डेरिवेशन एक एक करके सिखा दूंगा। और दोस्त मेरे ऐसा डेरिवेशन होगा जो एकदम आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। पहले नोट कर लीजिए दोस्त मेरे इसको।
दोस्तों मेरे हमारी पहली हेडिंग है रेखीय आवेश वितरण। आपको पहले सतत आवेश वितरण समझ में आना चाहिए। जो हम लोग की एनसीईआरटी बुक है क्लास 12 की, उसमें दोस्तों मेरे सतत आवेश वितरण है, मतलब आवेश एकदम पास पास है, एकदम घनियाइल आवेश है। घनियाइल का मतलब एकदम आवेश एकदम सटे सटे एकदम पास पास है, वहां पे कहा जाता है सतत आवेश वितरण। ठीक है। एक होता है असतत आवेश वितरण, जिसमें आवेश दूर दूर होते हैं, लेकिन हमको जो पढ़ना है दोस्तों मेरे वो है सतत आवेश वितरण। और सतत आवेश वितरण 3 प्रकार के होते हैं, 3 डेरिवेशन होते हैं, और इसको एकदम मन से पढ़िएगा दोस्तों मेरे, एकदम खूब मन से पढ़िएगा, आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से दिया है रेखीय आवेश वितरण। ठीक है, इसका मतलब होगा ऐसा आवेश, क्या कहेंगे दोस्तों मेरे, ऐसा आवेश जो किसी ऐसा आवेश जो किसी लंबाई पर एक समान वितरित हो, एक समान वितरित हो। ठीक है, ऐसा आवेश जो किसी लंबाई पर एक समान वितरित हो। क्लियर एकदम दोस्तों मेरे। रेखीय आवेश वितरण, ऐसा आवेश जो किसी लंबाई पर एक समान आवेश वितरित हो। बोलेंगे हाँ भैया, अभी हमने पढ़ के आए हैं कि रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं? सब लोग बोल देना भैया, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। रेखीय आवेश घनत्व बराबर होता है Q/L होता है भैया। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर होता है Q/L। इस Q का हम एक अल्पांश ले लेते हैं, एकदम छोटा सा हिस्सा ले लेते हैं, dQ। dQ क्या है हमारा? एक छोटा सा हिस्सा है, आवेश का छोटा सा हिस्सा, यानी अल्पांश आवेश, अल्पांश आवेश। ठीक है, हम यहाँ पे सब कुछ क्लियर कर देते हैं दोस्तों मेरे। अल्पांश में अल्प धन अंश 2 चीज जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि इस आवेश में छोटा सा आवेश ले लेते हैं, अल्पांश आवेश, और इस लंबाई का छोटा सा लंबाई लेते हैं dl। dl हमारा क्या है दोस्तों मेरे? अल्पांश लंबाई है। ठीक है, अल्पांश लंबाई है, इसको आप एकदम आराम से लिखिएगा। अल्पांश आवेश का मतलब एकदम छोटा सा आवेश है, एकदम छोटा सा आवेश है, एकदम छोटा सा भाग का आवेश है, छोटा सा भाग का आवेश है। ठीक है, क्लियर एकदम दोस्त मेरे। यहां से जो लैम्डा का मान निकलेगा, मैं यहां पे लिख देता हूं, जो ये हमारे पास लैम्डा का मान निकलेगा वो होगा dQ/dl, dQ/dl। क्लियर एकदम। यहां से यदि हम dQ की वैल्यू निकाले तो दोस्त मेरे आएगा dQ बराबर dl का लैम्डा में क्या हो जाएगा? गुणा, तो लैम्डा इंटू dl हो जाएगा। इस मान को दोस्त मेरे अपने दिमाग में फिट कर लेना, इसका उपयोग अभी हमें आगे डेरिवेशन में करना है, इसलिए इसको दिमाग में लेके चलना। क्लियर एकदम? बोलोगे हाँ भैया यहां तक तो एकदम क्लियर हो गया। हमको ज्ञात करना है रेखीय आवेश वितरण, यानी किसी रेखा पर आवेश का वितरण कैसे होता है। ठीक है, हम यहां पे मान लेते हैं दोस्त मेरे, यह एक लंबाई है, इस पर आवेश, ढेर सारे आवेश हैं, यानी हम कह सकते हैं कि ये जो आवेश हैं ये आवेश घनत्व है। जहां आवेश एकदम घनियाइल हुआ रहता है वहां पे आवेश घनत्व कहा जाता है। इस आवेश की एकदम अल्पांश आवेश, एक छोटा सा आवेश हम dQ ले लेते हैं। dQ का मतलब क्या है? हम यहाँ पे लिख दिए दोस्तों मेरे, एकदम छोटा सा भाग का आवेश है इतने सारे आवेशों में। इस आवेश से किसी बिंदु P पर एक आवेश है Q0। ये Q0 क्या है भैया आप बता दो? ये Q0 एक परीक्षण आवेश है। Q0 क्या है? एक परीक्षण आवेश है, जिसके आवेश की सहायता से हम सतत रेखीय आवेश वितरण का ज्ञात करेंगे। Q0 क्या है? एक परीक्षण आवेश है, और dQ और Q0 के बीच की जो दूरी है वो r है। क्या है भैया? r है। एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है दोस्तों मेरे। रेखीय आवेश वितरण में एक हमने लंबाई ले लिया, इस पर ढेर सारे आवेश से, इन सभी आवेश को हम कहेंगे आवेश घनत्व। इसके छोटे से आवेश से P बिंदु की दूरी पर एक Q0 आवेश है, परीक्षण आवेश है, इसके बीच की दूरी क्या है? r है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं दोस्त मेरे, आवेश dQ व Q0 के बीच लगने वाला बल क्या होगा? लगने वाला बल क्या होगा? तो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होता है दोस्त मेरे? dF बराबर हो जाएगा कूलाम के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 की जगह क्या है दोस्तों मेरे, हमारा DQ है, Q2 की जगह हमारे पास क्या है, Q0 है, बटा कि R² होता है। तो बोलोगे हाँ भैया, यदि आवेश का मान छोटा है तो बल का भी मान छोटा होगा, इसलिए हम DF ले लिए हैं, अल्पांश बल। ठीक है, अगर हम यहाँ पे वेक्टर लगाएंगे तो यहाँ पे हम R लगाना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे वेक्टर का चिन्ह लगाएंगे तो यहाँ भी R का उपयोग किया जाएगा, क्योंकि ये R हमको दिशा दिखाएगा एकांक सदिश का। ठीक है, यहां से हम DQ की वैल्यू रख देते हैं जो हमने ऊपर मान ये निकाला था। तो बोलोगे भैया क्या होगा, DF वेक्टर बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, DQ का मान हो जाएगा, इस Q0 का गुणा 1 में कर देते हैं दोस्तों मेरे, तो यहाँ पे हो जाएगा Q0 बटा के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे बचेगा DQ की जगह हम रख देंगे लैम्डा D इंटू एल, लैम्डा D इंटू एल बटा के R²। ठीक है, तो ये एकांक अल्पांश आवेश के कारण लगने वाला बल, अल्पांश आवेश के कारण लगने वाला बल है। ठीक है, क्लियर एकदम, बोलोगे हाँ भैया यहां तक तो हमको एकदम समझ में आ गया, आगे की अब बातें बताइए। ठीक है, यदि मैं आपसे कहूंगा कि संपूर्ण आवेश का बिंदु P पर लगने वाला बल, क्लियर एकदम दोस्तों मेरे, ये जो हमने मान निकाला है ये वाला मान, ये अल्पांश आवेश के कारण लगने वाला बल था। लेकिन यदि मैं कहूं कि ये सारा आवेश इस बिंदु पर Q0 पे जो बल लगाएगा वो क्या होगा, ये सारा का सारा आवेश, ये जितना आवेश दिख रहा है ये सारा का आवेश इस पर कौन सा बल लगाएगा, इसके लिए हमको दोनों तरफ क्या कर देना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। दोनों तरफ क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, ये सारा का सारा आवेश निकल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मेरे इंटीग्रेशन DF वेक्टर बराबर हो जाएगा, इधर भी हम समाकलन करेंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों मेरे, Q0 बटा के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q0 बटा के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा DL बटा के R², लैम्डा DL बटा के R² हो जाएगा। दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, समाकलन कर दिया, इसलिए संपूर्ण आवेश बिंदु P पर विद्युत बल हमको निकल जाएगा। दोस्तों मेरे ये D इस समाकलन को खत्म कर देगा और यहाँ पे बचेगा सिर्फ F वेक्टर। यहाँ से जो संख्या होगी वो बाहर निकल जाएगी, क्योंकि समाकलन में हम लोग पढ़े हैं कि जो भी संख्या होती है अवकलन या समाकलन में वो बाहर हो जाती हैं। तो Q0 बटा के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटीग्रेशन अंत में बचेगा लैम्डा DL बटा के R²। तो दोस्तों मेरे आप जब बुक में देखेंगे तो यही मान दिया होगा रेखीय आवेश वितरण में। बोलोगे हाँ भैया एकदम सेम टू सेम आया है, या तो ये मान आगे पीछे करके दिया होगा, जो बुक में है NCERT में ये सेम मान आया है बल का, कि रेखीय आवेश वितरण में सभी आवेशों के द्वारा लगने वाला बिंदु P पर बल होगा F वेक्टर Q0 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा DL बटा के R²। क्लियर एकदम, बोलोगे हाँ भैया। अगर मैं आपसे कह दूं कि बिंदु P पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र क्या होगा, बिंदु P पर लगने वाला विद्युतीय क्षेत्र क्या होगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है दोस्तों मेरे वेक्टर E बराबर F वेक्टर बटा के Q0। ये होता है दोस्तों मेरे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अभी हम आगे पढ़ेंगे, हालांकि ये पहले दे दिया, इससे पहले हम मान को ज्ञात कर देंगे वेक्टर E बराबर F वेक्टर बटा के Q0। दोस्तों मेरे यदि E वेक्टर को हमको निकालना है बिंदु क्षेत्र E पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो F वेक्टर का मान हमारे पास क्या आया है, ये मान आया है, और Q0 का मान ये है, इसलिए Q0 को हम पहले ही बाइज्जत करके बाहर लिख देते हैं, और F वेक्टर का मान हम यहाँ से इसको लिख देते हैं। क्या होगा दोस्तों मेरे Q0 बटा के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा DL लैम्डा ऐसे कर देंगे R²। Q0 से Q0 कट जाएगा और हमारे पास आएगा E वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा DL बटा के R²। ये हमारा निकलेगा उस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, एक बार देख लेता हूँ दोस्तों मेरे कैमरे में दिखाई दे रहा है,
हाँ भैया, सब कुछ यहाँ से दिखाई दे रहा है एकदम दोस्त मेरे, एकदम ताज़ा ताज़ा कंटेंट है, पूरा मन से एक बार देखना। रेखीय आवेश वितरण ऐसा आवेश जो किसी लंबाई पर एक समान वितरित हो उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। और रेखीय आवेश घनत्व तो लैम्डा बराबर डी क्यू बटा के डी एल, अल्पांश आवेश लिए हैं, अल्पांश लंबाई लिए हैं। एक अल्पांश आवेश में लगने वाला बल होगा एफ, अल्पांश आवेश है तो अल्पांश बल भी लगेगा, एफ बराबर 1/4 डी क्यू डी वन पर। ये आर पे टोपी कैसे आया है, जब यहाँ पे वेक्टर लगाएंगे तो यहाँ भी दिशा दिखाने के लिए आर पे हम टोपी लगा देंगे, टोपी दिखाती है हमको सदिश की दिशा, ठीक है। और डी एफ वेक्टर बराबर क्यू नॉट 4π लेमडा डी आर बटा के आर स्क्वायर। ये यहाँ से हम डी क्यू का मान रख दिए हैं, क्यू नॉट को एक में गुणा कर दिए, यहाँ पे क्यू नॉट हो गया। क्लियर एकदम दोस्तों मेरे। यहाँ से फिर हम निकाले हैं संपूर्ण आवेश का बिंदु पी पर, इस सभी आवेश बिंदु पी पर लगने वाला बल क्या होगा, इंटीग्रेशन डी एफ बरा क्यू नॉट अपॉन 4π क्यू डी एल बटा के आर स्क्वायर। दोनों तरफ हमने क्या कर दिया दोस्तों मेरे, समाकलन कर दिया है। जो संख्या होती है वो समाकलन के बाहर हो जाती हैं, और बिना संख्या जो समाकलन के बाहर नहीं होती हैं वो संख्या नहीं होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा लैम्डा डी एल बटा के आर स्क्वायर आर कैप, ठीक। यदि हमको बिंदु पी पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। एफ वेक्टर का मान हमने ये रख दिया, क्यू नॉट इसके नीचे होगा इसलिए क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, 1/4π लैम्डा डी एल बटा के आर स्क्वायर आर कैप हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्टुअल तरीके से दोस्तों मेरे यदि आप स्ट्रांग रहेंगे ना तो आप बड़ा से बड़ा भी डेरिवेशन आप आसानी से कर देंगे, और जितना भी न्यूमेरिकल होगा ना आपके लिए आसान हो जाएगा, बाकी सबके लिए आसान नहीं होगा। फिजिक्स को हल्का में मत लीजिए दोस्तों मेरे, इसको खूब मन से पढ़िए तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हमने निकाला है रेखीय आवेश वितरण। इसके बाद हम निकालेंगे क्षेत्रीय आवेश वितरण। क्लियर, देखिए दोस्तों मेरे हमारे पास है पृष्ठीय आवेश वितरण, ये हमारा दूसरा है, ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों मेरे पृष्ठीय आवेश वितरण, या इसी को कहते हैं क्षेत्रीय आवेश वितरण, या बुक में जो भी दिया होगा दोस्तों मेरे दोनों मान हो सकता है, या तो पृष्ठीय या तो क्षेत्रीय, ठीक है। इसका मतलब होता है ऐसा आवेश जो पृष्ठीय क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित हो, ठीक है। दोस्तों मेरे ध्यान से देखना, पृष्ठीय आवेश वितरण में हम आपको बताए हैं कि क्षेत्रीय आवेश घनत्व तो बराबर क्या होता है, तो भैया सारे लोग बोल दो, क्षेत्रीय आवेश घनत्व तो बराबर सिग्मा बराबर होता है क्यू अपान ए, ठीक है। सिग्मा बराबर होता है क्यू अपान ए, यानी एकांक क्षेत्रफल में लगने वाले आवेश को क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं। यदि इस आवेश का एक छोटा सा भाग ले लेते हैं डी क्यू यानी अल्पांश आवेश, और यहाँ पे एक छोटा सा भाग ले लेते हैं अल्पांश, डी क्यू का मतलब होगा दोस्त मेरे यहाँ पे अल्पांश आवेश, ठीक है, अल्पांश आवेश ले लेते हैं, और यहाँ पे डी ए का मतलब होगा दोस्त मेरे अल्पांश क्षेत्रफल ले लेते हैं, ठीक है, अल्पांश क्षेत्रफल ले लेते हैं, ठीक है। हमको ज्ञात करना है दोस्तों मेरे क्षेत्रीय आवेश वितरण या पृष्ठीय आवेश वितरण। दोस्तों मेरे एक ऐसा पृष्ठ ले लेते हैं जिसपे क्षेत्र हो कोई ना कोई, ठीक है। क्लियर, तो बोलोगे हाँ भैया एकदम क्लियर है। यहाँ पे हम एक ऐसा पृष्ठ ले लेते हैं जिसमें ढेर सारे आवेश हैं, यहाँ पर हम एक ऐसा प्रश्न लेते हैं जिसमें ढेर सारे आवेश हैं, इसके किसी एक बिंदु पर, इसके किसी एक छोटे से आवेश, इस आवेश को हम कह देते हैं डी क्यू, यहाँ से किसी बिंदु P पर। क्लियर, एकदम बड़ा बड़ा चित्र बना रहा हूँ दोस्तों मेरे, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। किसी पृष्ठ पर एक छोटे से आवेश में किसी बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट हमारा क्या है दोस्तों मेरे, एक परीक्षण आवेश है। बोलो हाँ भैया परीक्षण आवेश है। इन दोनों के बीच की दूरी r हो तो इन दोनों के बीच में लगने वाला बल क्या होगा, तो यहाँ से दोस्तों मेरे जैसे हम पिछला वाला मान निकाले थे सेम इसी मान में निकालेंगे। सिग्मा बराबर हो जाएगा डी क्यू बटा के डी ए, और यहाँ से डी क्यू की वैल्यू क्या आएगी, तो डी क्यू की वैल्यू आएगी अल्पांश आवेश की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा में अल्पांश क्षेत्रफल का हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो ये डी क्यू की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। अब हम निकालेंगे कि इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, क्या लिखेंगे, आवेश डी क्यू व क्यू नॉट के बीच लगने वाला बल। और कूलाम के बल के नियम से हमने ये सीखा था कि अल्पांश बल जो हमारा लगेगा वो लगेगा 1/4πε0। Q1 का मान कितना है दोस्तों मेरे, डी क्यू है। Q2 का मान कितना है दोस्तों मेरे, क्यू नॉट है, अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर एकदम।
दोस्तों मेरे यहाँ यदि हम वेक्टर का चिन्ह लगाएंगे तो यहाँ भी हम आर कैप को लगाएंगे, ठीक है, दिशा दिखाने के लिए। अब हम क्या किए कि इस डी क्यू की वैल्यू हम ये रख देते हैं सिग्मा डी ए, ठीक है। इस क्यू नॉट का गुणा 1 में कर देते हैं तो यहाँ से हमारा निकलेगा डी एफ वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा क्यू नॉट बटा के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस डी क्यू का मान हम क्या रख देंगे सिग्मा अल्पांश क्षेत्रफल, सिग्मा अल्पांश क्षेत्रफल बटा के आर स्क्वायर, और यहाँ पे आर कैप हो जाएगा। बोलोगे हाँ भैया, ये हमारा जो निकला है दोनों अल्पांश आवेश के कारण लगने वाला बल। क्लियर एकदम? तो बोलेंगे हाँ भैया एकदम क्लियर है, ठीक है। अब देखना दोस्तों मेरे, अगर मैं आपसे कहूं कि संपूर्ण आवेश के कारण, संपूर्ण आवेश के कारण लगने वाला बल, संपूर्ण आवेश के कारण लगने वाला बल, लगने वाला बल, ठीक है, इस सभी आवेश के कारण इस पर कौन सा बल लग रहा है, उसके लिए हमें दोनों पक्षों में क्या करना होगा, समाकलन करना होगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी एफ वेक्टर बराबर इंटीग्रेशन क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी ए बटा के आर स्क्वायर आर कैप हो जाएगा। दोनों तरफ हमने क्या कर दिया दोस्तों मेरे, समाकलन कर दिया। क्लियर एकदम? इस d से ये समाकलन खत्म हो जाएगा और यहाँ पे होगा f वेक्टर बराबर, ये दोनों ये सब संख्या है इसलिए q नॉट अपान, संख्या कैसे है, 4 भी संख्या है, पाई भी संख्या है, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणे 10⁻12 ये भी संख्या है, ये परीक्षण आवेश लिए हैं, परीक्षण आवेश सदैव कोई न कोई मान होगा इसलिए ये सब संख्या इसलिए बाहर निकल जाएंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अंदर बचेगा लैम्डा, लैम्डा नहीं है ये सिग्मा होगा, ठीक है, सिग्मा डी ए बट्टा के आर स्क्वायर आर कैप। तो ये जो बल निकला है इस, ये जो एफ है ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पे लगने वाला दोनों आवेशों के बीच बल है। ये संपूर्ण आवेश इस पर कितना बल लगाएगा ये हमारा मान ये आया है। तो बुक में जाएंगे दोस्तों मेरे, पृष्ठीय आवेश क्षेत्रफल में ये मान दिया होगा। क्लियर एकदम दोस्तों मेरे? एकदम क्लियर हो रहा है दोस्तों मेरे कि नहीं? आप बताइए ध्यान से, एकदम एकदम आप अपने मन से बताइएगा दोस्तों मेरे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। क्लियर एकदम? ठीक है। आवेश, ये अल्पांश आवेश के कारण ये बल है, ये संपूर्ण आवेश के कारण बल है। अब हम लगा निकालेंगे कि इस बिंदु P पर इन सभी आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो लिखेंगे बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है दोस्तों मेरे, ई वेक्टर बराबर ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बटा के क्यू नॉट होता है। तो बोलेंगे हाँ भैया बिल्कुल होता है। अगर मैं कहूँगा दोस्तों मेरे कि ये ई वेक्टर है, एफ वेक्टर का मान हमने अभी यहाँ पे निकाला है, क्या है दोस्तों मेरे, एक ये क्यू नॉट को हम पहले से ही लिख लेते हैं यहाँ पे, और ये एफ वेक्टर का मान यहाँ से हम लिख लेते हैं दोस्तों मेरे क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन सिग्मा डी ए अपान आर स्क्वायर आर कैप। ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा और ई वेक्टर का मान निकलेगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन सिग्मा डी ए बटा के आर स्क्वायर आर कैप। ये जो हमारा ई का मान निकला है, ये ई का मान निकला है उस बिंदु P पर क्षेत्रीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस बिंदु P पर क्षेत्रीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर एकदम? दूसरा वाला भी डेरिवेशन हो गया। आप इसमें देखेंगे दोस्तों मेरे, श्योरली एकदम 100% देखेंगे कि जो चीज़ हम डेरिवेशन उसमें किए थे सेम डेरिवेशन इसमें है, बस वहाँ पे दोस्तों मेरे इस वैल्यू का मान बदल गया था डी क्यू का। इस वैल्यू में डी क्यू बराबर सिग्मा इंटू डी ए है, और सेम यही कंसेप्ट हम करेंगे आयतन आवेश वितरण में। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों मेरे इसे नोट कर लो, फिर हम आयतन आवेश वितरण पढ़ेंगे। दोस्तों मेरे आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे 3 बना देना है और यहाँ पे लिखना है आयतन आवेश वितरण। ऐसा आवेश जो किसी आयतन पर, सिंपल सा लिख देना है, सेम वही परिभाषा सब में लगेंगी, एक समान रूप से वितरित हो। ऐसा आवेश जो किसी आयतन में एक समान रूप से वितरित हो उससे कहेंगे आयतन आवेश वितरण। ठीक है, क्लियर एकदम? आपको मैं अभी बताया हूँ दोस्तों मेरे कि आयतन आवेश घनत्व क्या है, आयतन आवेश घनत्व क्या है,
आयतन आवेश घनत्व को रो से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक कूलाम मीटर क्यूब होता है। ठीक है, आयतन आवेश घनत्व बराबर होता है Q बटा के V। एकांक आयतन में लगने वाले आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। यहाँ से हम अल्पांश आवेश ले लेते हैं, यहाँ से अल्पांश घनत्व ले लेते हैं, अल्पांश आयतन ले लेते हैं, यहाँ पे अल्पांश आवेश ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो रो की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी DQ बटा के DV। और DQ बराबर हो जाएगा दोस्त मेरे रो इंटू अल्पांश आयतन। तो बोलो हाँ भैया, इस मान को एकदम नोट करते हुए चलना, इसी मान का हमको उपयोग करना है। क्लियर एकदम? ये ऐसे ऐसे, ठीक है, और इस आयतन में ढेर सारे आवेश हैं, इस आयतन में ढेर सारे आवेश हैं। तो बोलोगे भैया आवेश हैं। क्लियर एकदम? ठीक है, आप लोग समझ जाना दोस्तों मेरे, इसमें ढेर सारे आवेश हैं। इसके किसी एक हिस्से से किसी बिंदु P पर Q0 आवेश है, और यहाँ पे कौन सा आवेश है दोस्तों मेरे? DQ आवेश है। क्लियर? बोलेंगे हाँ भैया। हमने एक ले लिया आयतन, ठीक, इस आयतन में ढेर सारे आवेश एकदम घनियाइल है। इसका कोई अल्पांश एकदम छोटा सा आवेश ले लेते हैं, इस आवेश का मान है DQ, स्मॉल q है DQ। ठीक है, और इससे r दूरी पर एक और आवेश है Q0। Q0 हमारा क्या है? परीक्षण आवेश है। बिंदु P पर एक आवेश है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, यहाँ पे लिख देना दोस्तों मेरे, यह एक परीक्षण आवेश है। परीक्षण आवेश मतलब इस आवेश का हम परीक्षण करने के लिए नाम बस रखें। इन दोनों आवेश के बीच में पहले कौन सा बल लगेगा? इन सिर्फ अल्पांश आवेशों के बीच में, तो यहां पे लिखेंगे आवेश DQ व Q0 के बीच लगने वाला बल, लगने वाला बल। ठीक है, क्लियर एकदम? तो बोलोगे भैया इन दोनों के बीच लगने वाला बल कूलाम के नियम से अल्पांश बल भी लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 की जगह हमारा क्या है? DQ है। Q2 की जगह हमारा Q0 है। इन दोनों के बीच की दूरी r² हो जाएगा। अगर यहाँ पे वेक्टर लगाएंगे तो यहाँ पे r कैप लगाना पड़ेगा। क्लियर? तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों मेरे DF वेक्टर बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस Q0 का गुणा 1 में कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा Q0, और DQ की वैल्यू क्या है? रो DV, रो अल्पांश आयतन बटा के r² r कैप हो जाएगा। ये जो हमारा मान निकला है ये अल्पांश आवेश के कारण लगने वाला बल, ये जो बल निकला है ये बल निकला है अल्पांश आवेश के कारण लगने वाला बल। ठीक है, अब हम निकालेंगे कि इन सभी आवेशों के कारण इस पर लगने वाला बल, इन सभी आवेशों के कारण लगने वाला बल। तो क्या लिखेंगे दोस्त मेरे? संपूर्ण आवेशों के द्वारा, संपूर्ण आवेशों के द्वारा बिंदु Q पर, बिंदु P पर लगने वाला बल, लगने वाला बल। ठीक है, संपूर्ण आवेशों के द्वारा बिंदु P पर लगने वाला बल। ठीक है, क्लियर एकदम? हरे रामा हरे कृष्णा। ठीक है, देखना संपूर्ण आवेशों के द्वारा लगने वाला बल। तो जब संपूर्ण आवेश का निकालना होगा तो दोनों तरफ हम क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन DF वेक्टर बराबर इंटीग्रेशन Q0 बटा के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हो जाएगा रो DV बटा के r² r कैप हो जाएगा। दोस्तों मेरे हमने यहाँ पे भी समाकलन लगा दिया, हमने यहाँ पे भी समाकलन लगा दिया है। इस समाकलन को यदि हल कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि सभी ये आवेश इस आयतन में जितना है, इस बिंदु P पर कितना ज़्यादा बल लगा रहे हैं, इस आवेश से हमको पता चल जाएगा। तो दोस्तों मेरे D से इस समाकलन को काट दिया जाएगा तो F वेक्टर बचेगा। यहाँ से ये सब संख्याएँ बाहर निकल जाएगी, Q0 बटा के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर बच जाएगा रो DV बटा के r², जैसा हम पिछली बार किए हैं। और ये हमारा निकल जाएगा संपूर्ण आवेशों के कारण लगने वाला बल, उस बिंदु P पर जो आवेश है उस पर लगने वाला बल। क्लियर एकदम? दोस्तों मेरे बुक में जाएंगे तो आपको यही देखने को मिलेगा, मिलेगा। अब हम ज्ञात करेंगे दोस्तों मेरे कि बिंदु P पर, इस बिंदु P पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र,
इस बिंदु क्षेत्र लगेगा इधर ही लगेगा, ठीक है। बिंदु P पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा भैया सारे लोग बता दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है। तो E वेक्टर बटा के F वेक्टर बटा के Q नॉट, सारे लोग को पता है भैया। तो E वेक्टर बराबर 1/Q0 को हम बाहर कल्ले लिख देते हैं। F वेक्टर का मान हमारे पास यहाँ पे है, तो भैया हम लिख देंगे Q0 बटा के 4πε0 रो डी भी बटा के R स्क्वायर R कैप। भैया Q0 से Q0 कट गया, तो E वेक्टर बराबर आ जाएगा 1/4πε0 इंटीग्रेशन रो डी भी बटा के R स्क्वायर R कैप हो जाएगा। और ये जो E हमारा है, ये हमारा E है आयतन आवेश घनत्व के कारण, आयतन आवेश घनत्व के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर घनत्व के कारण बिंदु P पर, यहाँ पे लिख देना बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्लियर एकदम दोस्तों। मेरे नोट्स में आपको जाएंगे तो ये सब के सब नोट्स में आपको मिल जाएंगे, विधिवत एकदम कंटेंट से भरा हुआ है नोट्स, आप इसको खूब मन से पढ़िए दोस्त मेरे। जैसे हमने पहली बार किया है वैसे दूसरी बार किया है, वैसे हमने तीसरी बार किया है, सेम एक ही चीज हमने 3 बार डेराइवेशन किया है और एकदम डेराइवेशन आसान है, इससे बिल्कुल मत घबराइए। जब इसको आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये बिल्कुल आपके लिए आसान लगेगा, ठीक है, क्लियर एकदम। तो मैं ऐसा करता हूँ दोस्त मेरे कि मैं जो आपको समझाया हूँ वो आपको एकदम समझ में आ गई होगी। कमेंट में एक बार जरूर थम्स अप दे देना भैया, मुझे इससे अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। तो ताकि मिलूंगा एक और नए शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरी तरफ से जो सेवा है वो मैं अपनी समाप्त करता हूँ, ठीक है, ओके बाय।